15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। एनी फ्रैंक, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक डायरी लिखी थी। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। एनी का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जब एनी 4 साल की थी तब जो नाजीज़म था, जो नाजीवाद लोगों थे, वे जो नाजी यानी जो हिटलर था, वो ज्यूज़ पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। एन फ्रैंक और जो फ्रैंक फैमिली था, वो लोग नेदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में रहने लगे। तो नेदरलैंड पे उस टाइम पे क्या होता है कि जो हिटलर उस टाइम पे नेदरलैंड पे कब्जा कर लेता है, और इस तरीके से जो भी ज्यूस लोग वहाँ पे थे, सारे यहूदी लोग को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है ले जाया जाता था। और उस टाइम पे जो एन फ्रैंक और उनका जो फ्रैंक फैमिली था, वो लोग एम्स्टर्डम में ही छिपने का वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे भी हम लोग का जान बच जाए और हिटलर से जो है वे सभी लोग बच जाए। तो जो भी फ्रैंक फैमिली था, वो लोग हिटलर से छिपने के लिए एम्स्टर्डम, ये जो एम्स्टर्डम शहर था नेदरलैंड में, उसी शहर का जो एक बहुत बड़ा सा एक अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट के अंदर जो है वो लोग सीक्रेट एनेक्स में जो है वो लोग छिप जाते हैं, पूरा फैमिली। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ 4 और यहूदी लोग जो थे वो छिपे हुए थे, नाजी यानी हिटलर के डर से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एनी फ्रैंक थी, वो उस सीक्रेट एनेक्स में मतलब जाने से पहले जो है वो 13 साल की हो चुकी थी। और इस सीक्रेट एनेक्स में एन फ्रैंक और उनकी जो फैमिली है 2 साल 35 दिन जो है बिताते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस 2 years एनी फ्रैंक डायरी। ओके, एनी फ्रैंक जो है ये 2 साल 35 दिनों के अंदर जो है अपने डायरी को लिखना शुरू कर देती हैं। और ये आज जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, बाइबल के बाद अगर कुछ पढ़ा जाता है तो एनी फ्रैंक का डायरी पढ़ा जाता है। और 4 अगस्त 1944 में जो है, जो 4 अगस्त 1944 में हिटलर ने और जो नाजीज़ ने पकड़ लिया इन लोगों को, ढूंढ निकाला फ्रैंक फैमिली को, और जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी ऑस्विच कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। और जो एनी फ्रैंक है, जब वे लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाती है, तो जो एनी फ्रैंक के पिता रहते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप, मेल को फीमेल और बच्चों से अलग जगह भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो एनी है और उनके जो एन की जो बड़ी बहन है जिनका नाम मार्को है, और उनकी जो माँ है, तीनों एक साथ थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और बाकी दूसरी महिलाएं भी थी जो कि ज्यूज़ यानी कि जो कि यहूदी थी। और वहाँ पे एन और उनकी जो बहन थी मार्को और उनकी जो माँ थी, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फीमेल्स से बहुत ज़्यादा काम कराया गया। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो बच्ची थी यानी कि जो एन और उनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्को, उन दोनों को उनकी माँ से अलग कर दिया गया। और जो उनकी बहन और जो एन थी, एन और मार्को को जो है बेल्गन बिल्सन कैंप में भेज दिया जाता है। उस कैंप का नाम था बर्गन बेल्सन कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रैंक फैमिली था, उसमें जो एनी फ्रैंक थी और उनकी जो बहन मार्को थी, उन दोनों का जो है देहांत हो जाता है वही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर जो फ्रैंक फैमिली है, उनके साथ किसने जो है विश्वासघात किया, और किसने जो भी मतलब इन लोगों का जो लोकेशन था, एग्जैक्ट लोकेशन कि ये लोग छिपे हुए हैं सीक्रेट एनेक्स में, किसने ये बता दिया, हिटलर्स या फिर नाजीज़ को। तो कौन जो है इनके घर से ही कोई मतलब इनका घर कोई रिलेटिव ही होगा। तो आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर कौन है, किस व्यक्ति ने उनके साथ विश्वासघात किया। कार्ल सिल्बर बोर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या चीज़ होता है कि जो भी कंसंट्रेशन कैंप में बचे लोग थे उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कार्ल था, यानी कि जिसने अरेस्ट किया था ये फ्रैंक फैमिली को, ये जो फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट करने वाला ये जो कार्ल था, उसने जब बुक पब्लिश हुआ, जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जब बुक पब्लिश हुआ इनका, एनी फ्रैंक का, तो बुक पब्लिश होने के बाद एनी फ्रैंक का क्या होता है कि कार्ल ने भी इस बुक को ख़रीदा था। उसे लगता है कि जो एनी है, एनी उनके बुक में, अपने बुक में जो है उस इंसान का नाम जो है मेंशन करेंगे, पर उसको मायूस होना पड़ा, उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं था उनके डायरी में।
और यहाँ पे एक देखने वाला बात है कि जो कार्ल था, जैसे वो लोग अरेस्ट करने जाता है फ्रैंक फैमिली को, तो जितना भी उनके सामान, जो भी कीमती सामान था उनके घर का, फ्रैंक फैमिली के सब चीज़ को वो जो है अपने पास रख लेता है, और जो भी मतलब डायरी वगैरह कागजात थे उसने फेंक देता है ग्राउंड के ऊपर। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब जो एनी का जो डायरी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो उसके बाद क्या चीज़ होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है वो कार्ल के पास जाके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने जो है पहली बार डायरी, क्या आपने एनी फ्रैंक की जो है डायरी पढ़ी है? तो उसका जवाब रहता है कि हाँ, मैंने कुछ ही हफ्तों पहले जो है ये पढ़ा है। तो फिर जो है कार्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले डायरी पढ़ा होता, क्योंकि कार्ल ने ही जो है उस टाइम पे उसके डायरी को, एनी फ्रैंक के डायरी को सरफेस ग्राउंड पे फेंक देता है। तो वो बोलता है कि उस टाइम अगर मैं चाहता तो मैं सबसे पहली बार उसके डायरी को पढ़ा रहता। तो ये वे बोलता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो जिस सीक्रेट एनेक्स में एनी फ्रैंक और उनका फैमिली यानी फ्रैंक फैमिली रहा करता था, उसी अपार्टमेंट को क्या किया गया, उसको बहुत ज़्यादा वो जब लोगों ने इनका डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद बहुत सारा हज़ारों का लोग जो है संख्या में भीड़ बढ़ गई। उस नीदरलैंड में लोग जाके उस अपार्टमेंट को जो है देखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब वो जो हाउस है, उस हाउस का नाम एन फ्रैंक जो है अब उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, और बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं और उन्हें जो है जाके वहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे एन फ्रैंक ने 2 साल और 35 दिन बिताए थे छिपकर। किसके डर से? नाज़ी के डर से। तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए, आज भी बहुत बड़ा म्यूज़ियम बन चुका है। एन फ्रैंक की जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उन्होंने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन आज तक उनकी डायरी को ढूंढा नहीं जा सका, तो पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जो भी 8 लोग जो थे उस सीक्रेट एनेक्स में छिपे हुए थे, उस 8 लोगों में से कंसंट्रेशन कैंप से बचकर बस एक ही इंसान जो है वो बाहर आता है, जो कि फ्रैंक के पिता थे, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। ओके, तो वही बस जो है वहाँ से बच के, कंसंट्रेशन कैंप से बच के वो बाहर निकल के आ जाते हैं और वो ज़िंदा भी बच जाते हैं। और जब ऑटो फ्रैंक बाहर आते हैं तो उन्हें इस बात का न्यूज़ जो है, इस बात को उन्हें पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है और उनकी जो दोनों बेटियां हैं, ठीक है, मार्गोट फ्रैंक और एन फ्रैंक, दोनों का देहांत हो चुका है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बुरा लगता है। और उसके बाद एक वुमेन है जिनका नाम है, वुमेन उनका नाम ये है मीप गीज़। जो मीप गीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी फ्रैंक फैमिली के, और जब वो लोग सीक्रेट एनेक्स में थे तो जो भी ज़रूरत का सामान था वो मीप गीज़ जो थी वहाँ तक ले जाकर पहुँचाती थी, मीप गीज़। उसके बाद क्या चीज़ होता है कि जो मीप थी वो, जो भी मतलब जब सीक्रेट एनेक्स से जो भी जर्मन अथॉरिटी है, जर्मन अथॉरिटी जब सीक्रेट एनेक्स से उन लोगों को पकड़ के ले जाती है फ्रैंक फैमिली को, तो उसके बाद जो भी सामान था वो सारा सामान को रिकवर कर लेती हैं मीप कीज़। और जो मीप है वो उसी टाइम पे जो है वो एनी फ्रैंक के डायरी को भी रिकवर करती हैं और वो अपने पास उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और रखने के बाद जब ऑटो फ्रैंक जब वो बाहर आते हैं कंसंट्रेशन कैंप से, तो उनके पिता को सौंप देती है उनका डायरी। लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वे जो मीप गीज़ है उस डायरी को अभी तक कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, और जब वो डायरी पब्लिश हुआ उसके बाद ही जो है मीप गीज़ उस डायरी को पढ़ती हैं। तो जब ऑटो फ्रैंक को मीप गीज़ ने ये दिया डायरी, तो एनी फ्रैंक के डायरी को पढ़ना उनके पिता के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरा था, क्योंकि उनकी जो बेटी थी उनके जज्बातों को और उनके ऊपर जो दुख था वो हावी हो रहा था, और वो पढ़ नहीं पा रहे थे उस डायरी को शुरुआत में। लेकिन एट द एंड वो सारे बुक को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद उनके रिलेटिव्स यानी ऑटो फ्रैंक के रिलेटिव्स उनको एडवाइस देते हैं कि आपको ये जो डायरी है उसको पब्लिश करना चाहिए। तो अपने फ्रेंड के कहने पे जो है वो डायरी को पब्लिश करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो मीप गिज है वो बताती हैं कि अगर मैंने उस डायरी को पहले ही पढ़ लिया रहता तो शायद मैं उस डायरी को जला दी रहती। तो लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसमें वो बताती है मीप गिज कि अगर मैंने डायरी को पढ़ा रहता तो मैंने जला दिया होता, क्योंकि उस डायरी में जो है फ्रैंक ने
एनी ने क्या किया था कि उनके पति का और मीप किस दोनों का मेंशन किया था कि किस तरीके से वो ज्यूस को मदद करती थी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा कहा, और ये एक खतरा का संकेत था, क्योंकि अगर ये डायरी अगर जर्मनी के हिटलर नाजीज़ के हाथ में चला जाता तो वे भी अपने जान से जो भी है हाथ धो बैठती मीप केस। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस डायरी को जला दी होती। एन फ्रैंक का कहानी यानी जो भी उन एन फ्रैंक ने अपने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। उनकी जो डायरी है वो नेल्सन मंडेला पढ़ते हैं। ये डायरी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे फेमस डायरी जो है एन फ्रैंक, ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो बाइबल है, बाइबल के बाद लोग अगर कोई ज़्यादा बुक पढ़ता है तो वो है एन फ्रैंक का किताब, ठीक है। तो इस जो एनी फ्रैंक और जो उनकी बहन थी, ठीक है, वो लोग जब जैसे जो वे लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थी, उसका नाम था बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो उस कैंप को लिबरेट कराया गया, ठीक है। उस कैंप से जो भी लोग थे उस सभी लोगों को आज़ाद कराया गया, और आज़ाद कराया गया था 15 अप्रैल 1945 को। और ये बहुत ज़्यादा दुख का बात है कि बस कुछ ही हफ्ते पहले जो है उनकी बेटी का जो है डेथ, यानी एनी फ्रैंक का कुछ ही हफ्ते पहले डेथ हो जाता है। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जब भी इनका अगर कोई भी लोग पढ़ता है एनी फ्रैंक के डायरी में, तो ऐसा उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि वो अपने जो उनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी जो है उनको ज़्यादा नहीं प्यार करती थी, और उनके जो पापा थे वो अपने पापा के दिल के बेहद करीब थी, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी एनी फ्रैंक की जो डायरी लिखी हुई है। और मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं जो हूँ मैं इस डायरी को ही पूरे तरीके से एक स्टोरी के रूप में आप लोग को अगले वीडियो में सुनाऊँगी। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।